हे गाइस, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 9 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब क्लास 10th में साइंस का चैप्टर 9 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 को पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज चैप्टर 9 को पढ़ने वाले हैं, जो कि है हम लोगों का आनुवांशिकता और जैव विकास। इस अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे और इस अध्याय में भी सेम वही आप लोगों का यदि कुछ क्वेश्चन रहा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और यदि आप लोगों का इसमें भी लग रहा है कि आपको कुछ क्वेश्चन की इसमें ऐड होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को वो भी सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। कह रहा कि पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि आनुवांशिकी की परिभाषा दे। जीव विज्ञान की इस शाखा में मेंडल का क्या योगदान है। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन जो कह रहा है वो है आनुवांशिकी की परिभाषा दे। मतलब आनुवांशिकी क्या है, आपको सबसे पहले इसका परिभाषा आप लोगों को देना है और उसके बाद फिर क्या करना है कि इसमें मेंडल को आप लोगों को पता है कि जीव विज्ञान का जनक भी बोला जाता है। तो इसका क्या योगदान है इस अध्याय में, इसको हम लोग देखेंगे, या इस क्षेत्र में क्या योगदान है इसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता की सूक्ष्म इकाई विधि या आनुवांशिकता के प्रभाव तथा आनुवांशिकता से संबंधित परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या क्या होता है कि आनुवांशिकता का प्रभाव के बारे में, या तो फिर आनुवांशिकता से संबंधित परिवर्तन के बारे में, ये जब अध्ययन किया जाता है तो उसी को कहते हैं हम लोग आनुवांशिकी। ठीक है। और मेंडल साहब जो है, मतलब मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। उसमें पादप संकरण से संबंधित अनेक प्रयोग किए और आनुवांशिकी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने क्या किया था, तो उनको आप लोगों को पता है कि आनुवांशिकी का पिता भी उसको कहा जाता है। और उन्होंने क्या किया कि इनसे संबंधित बहुत सारे जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था, बहुत सारे सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया कि पौधे में पाए जाने वाले परस्पर विरोधी लक्षण कुछ विशेष कारकों द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं, और पादपों में जो कुछ विरोधी लक्षण है उसको भी विशेष कारकों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, और उसी को बाद में जीन का नाम दिया गया। ठीक है, मतलब जीन में परिवर्तन वगैरह किया जा सकता है, ये उन्होंने बताया था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि जीन क्या है, ये कहाँ पाया जाता है और इसकी रासायनिक प्रकृति क्या है। तो जीन एक आनुवांशिकी इकाई है जो माता पिता के गुण को उसके संतान में पहुंचाने का काम करती है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे बहुत बार कि ज़्यादातर बच्चा का, मतलब बेटा हो या बेटी हो, उनका गुण जो होता है वो माता पिता से मिलता जुलता होता है। प्राय बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि उनका दादाजी या दादी, नाना नानी के साथ भी मिलता जुलता होता है। ये सारा का सारा जो होता है वो जीन के कारण ही होता है। और ये गुणसूत्र क्रोमोसोम में पाया जाता है, और ये गुणसूत्र जो होता है वो क्रोमोसोम में पाया जाता है, और ये न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए का घटक होता है। ठीक है, डीएनए का घटक है ये वाला जीन। ठीक है, चलिए अगला है कि आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। तो वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है, मतलब वो गुण वगैरह माता पिता का या दादा नाना नानी, ऐसा जो है उसको कहा जाता है आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, चलिए आगे जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि लिंग गुणसूत्र क्या है। मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब लिंग गुणसूत्र क्या है और ये मनुष्य में कितने पाए जाते हैं, तो वह गुणसूत्र जिसकी सहायता से लिंग निर्धारित होता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मतलब लड़का या लड़की का निर्धारित होता है उसी को कहा जाता है गुणसूत्र। और मनुष्य में एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य में जो होता है वो एक जोड़ा पाया जाता है। अब एक जोड़ा कहने का मतलब एक जोड़ा नहीं, कुल मिलाकर के ये 23 जोड़ा पाया जाता है, जिसमें से जो 22 जोड़ा होता है वो या तो लड़का का हो सकता है या लड़की का, और बाकी एक जोड़ा जो है वो अलग हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है।
ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब जैसे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होता है वो किस प्रकार, मतलब बेटा होता है या बेटी होती है, इसका निर्धारण किस प्रकार होता है। तो कह रहा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण का काम लिंग गुणसूत्र करता है। तो लिंग में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो उस गुणसूत्र के माध्यम से होता है लिंग निर्धारण। और निषेचन के दौरान यदि पुरुष को एक्स लिंगी गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्त्री के अंडाणु एक्स एक्स से संयोग करता है तो लड़की एक्स एक्स उत्पन्न होता है। परंतु यदि पुरुष का वाई लिंगी गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्त्री के अंडाणु एक्स एक्स से संयोग करता है तो एक्स वाई उत्पन्न होता है। और इस प्रकार लड़का और लड़की का जन्म का निर्धारण पुरुष करता है या स्त्री नहीं। मतलब आप लोग देखे होंगे कि प्राय क्या होता है कि हम लोग लड़कियों को ही दोषी मानते हैं कि लड़की ही जो है लड़की को जन्म दे रहा है या तो फिर लड़का को जन्म दे रहा है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। लड़कियों में समान गुणसूत्र पाए जाते हैं एक्स और एक्स, ठीक है। और लड़कों में जो होता है एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है। अब ये क्या है, चलिए इसको हम ऐसे समझा देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। जैसे कि लड़का यदि है तो लड़का में एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। और जो लड़की होती है उसमें एक्स और एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। अब क्या होता है कि जब एक्स और एक्स गुणसूत्र मिलता है उस टाइम लड़की का जन्म होता है, और जिस टाइम एक्स और वाई गुणसूत्र मिलता है उस टाइम लड़का का जन्म होता है। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि लिंग का निर्धारण जो होता है वो पुरुषों के शुक्राणु पर ही निर्भर करता है, लड़कियों के अंडाणु पर नहीं, ठीक है। लेकिन प्राय हम लोग क्या करते हैं, लड़कियों को ही ज़्यादातर दोषी मान लेते हैं कि लड़की ही जो है जो सिर्फ स्त्री को जन्म दे रही है या तो फिर पुरुषों को जन्म दे रही है। ऐसा बिल्कुल कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लिंग का निर्धारण मतलब लड़का या लड़की ये लड़का पर ही डिपेंड करता है, हमारे शुक्राणु पर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना, मतलब पुरुषों का ही, इसको याद रखिएगा। और जैसे कि मनुष्य जो होता है उसमें कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े होते हैं मादा और नर, दोनों में समान समान हो सकता है। और बाकी जो होता है वो एक जो है वो अलग हो सकता है। और अलग क्या हो सकता है ये तो आपको शायद पता ही है, शायद आप लोग दिमाग लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे जो है आप लोगों का कि डीएनए आनुवांशिकता का आधार है। कैसे डीएनए जो है वो आनुवांशिकता का आधार है और वो कैसे ये आप लोगों को बताना है। जैसे डीएनए आनुवांशिकता का आधार है, इसके निम्नलिखित कारण है। और डीएनए जो है आनुवांशिकता का आधार है, इसका क्या क्या कारण है। तो सबसे पहले ये स्वयं एक आनुवांशिक पदार्थ है, ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, पहला। दूसरा कारण, तीसरा इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। और अगला पॉइंट है इसका द्विगुणन कोशिका विभाजन से पहले हो जाता है। और इसकी जो प्रकृति है डीएनए अणु की तरह ही होती है। और आगे जो आप लोगों का इसी में पॉइंट है वह है कि यदि डीएनए की संरचना में परिवर्तन हो जाए तो जीन के यदि डीएनए की रचना में परिवर्तन हो जाए तो जीन के शरीर में परिवर्तन के लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है।